लखनऊ से है। न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं नारायण साकार। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा को यहां पर पेश किया गया। हाथरस में सत्संग में मारे गए थे 121 लोग। बीजेपी की झंडा लगी गाड़ी से बाबा पहुंचे हैं न्यायिक आयोग। झंडे के साथ गाड़ी में लिखा हुआ विधायक बाबूराम पासवान बताए जा रहे हैं गाड़ी के मालिक। तो गाड़ी दारुल शफा विधायक निवास के 17A पर रजिस्टर्ड है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 121 लोग मारे गए थे, हाथरस में सत्संग चल रहा था, भगदड़ हुई थी, उसी मामले को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा को कोर्ट में पेश किया गया है। तो न्यायिक आयोग के सामने नारायण साकार को पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उनको पेश किया गया और खबर यह है कि विधायक लगी गाड़ी में उनको पेश किया गया और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर नारायण साकार को पेश किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथरस में जो सत्संग चल रहा था उसमें जब भगदड़ मची थी तो 121 लोगों की मौत हुई थी उस भगदड़ में और कई लोग घायल हुए थे। उसी मामले में न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। अधिक जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए हैं, अभी कितना वक्त लग सकता है? क्या कुछ इनपुट्स बाहर निकल कर आए हैं? देखिए रवि जी, पहले तो ये कि जो अभी आपने बताया दारुल शिफा से जो गाड़ी रजिस्टर्ड है और भाजपा का झंडा लगा हुआ गाड़ी है, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और कहीं ना कहीं से विपक्ष भी इसको चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में लग गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी आ गया है और अगर हम बात करें इनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की, तो सिर्फ एक ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इनके नाम से ना कोई आरोप पत्र है, ना ही इनको कोई आरोपी बनाया गया है। लेकिन एहतियातन इनसे जो है पूछताछ के लिए जज ने इनको कॉल किया था और ये पहुंचे हुए हैं। क्योंकि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है तो अभी महज 1 घंटे के अंदर सुनवाई उम्मीद है कि हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं ये देखने वाली होगी, गौरतलब होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जिस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा था कि देखिए इतनी दुखद घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, मुझे लग रहा है कि इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी वो मॉब के मामले में। और ऐसी स्थिति में जो मुख्य आरोपी बाबा है उसको आरोपी पुलिस ने नहीं बनाया, ये सवाल पहला खड़ा हुआ। दूसरा ये कि आज वह विधानसभा के जो है विधायक की गाड़ी से वहां तक पहुंचा है, कड़ी सुरक्षा के बीच उसको ले जाया गया है। ये सब बातें इंगित करती हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और वो पूरी तरह से बाबा के साथ खड़ा है। हाँ। और तमाम चीजें ऐसी हैं, तमाम ऐसे तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है ये सुई उधर घूम के जा रही है कि जो बाबा है उसको कहीं ना कहीं से बीजेपी का संरक्षण इस समय प्राप्त है। और आगे क्या कुछ होता है, जज इनसे क्या पूछताछ करते हैं, ये अपडेट भी हम आपको देंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हम ये अपडेट जो है एक एक अपडेट बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करते हैं और जब बाबा बाहर आते हैं तो फिर उसके बाद बात करके फिर देखते हैं क्या कुछ जज ने उनसे पूछा और क्या बातें हुई हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे अपडेट भी लेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है और जो बात आपने कही है, जिस बात की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, तो विपक्ष की ओर से भी इस पर बयानबाजी जरूर होगी, उस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा कर्मी पर 20,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। कनेक्शन के नाम पर रिश्वत का यह आरोप है। पावर हाउस उपकेंद्र डीह में तैनात है कुलदीप तिवारी, जिस पर यह आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पावर हाउस उपकेंद्र डीह में ये कुलदीप तिवारी तैनात है। उपभोक्ता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये घूस लेने का मामला है जिसमें उपभोक्ता से घूस ली गई है, ऐसा आरोप है और संविदा कर्मी पर यह आरोप लगा है। 20,000 रुपए घूस लेने का ये बड़ा आरोप है। कनेक्शन के नाम पर रिश्वत का ये आरोप लगा है। पावर हाउस उपकेंद्र डी में कुलदीप तिवारी तैनात है, जिस पर आरोप लगा है। उपभोक्ता ने, यानी कि जिससे रिश्वत ली जा रही थी कनेक्शन लगाने के नाम पर, उसने अब उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है और अपने साथ न्याय की गुहार लगाई। तो ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, संविदा कर्मी पर घूस लेने का आरोप लगा है। 20,000 रुपए का घूस कनेक्शन के नाम पर
रिश्वत लेने का ये आरोप है, जिसमें उपभोक्ता ने अब उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। दादा आपके कनेक्शन भा कनेक्शन कहाँ बा? पैसा वैसा कितना दी हुए? 15,000। काम नहीं भा? काम कहाँ बा? तो लाइनों नहीं जुड़ी आपके? और लाइन जोड़ के एक बार फिर काट दी। और पैसा मांगे कहन की सब कुछ मतलब हो जाए। पैसा हमें माध्यम से गा रहा है, तो हमें रिश्तेदार रहबे भी हैं, तो हम कहन की चलो जो पैसा लागे लग जाए, अपन काम हो जाए। चाहे कहन की हाँ हो जाए, अमन तुम चिंता न लियो, तुमका रसीद भी दे दे। अब कहीं रसीद आ चुकी है, मगर रसीद हमका नहीं दी। सर हमारा जो है 20,000 रुपया लिया 3 महीना पहले, और अभी तक कौन ले लिया? कुलदीप। कौन है कुलदीप? लाइन में। कहाँ का है? चंदन कपड़ा। किस बात के लिए लिए थे? उसने कनेक्शन के बारे में लिया। कब की घटना है? ये 3 महीना का हुआ। 3 महीने हो गए। मेरा पैसा 20,000 रुपये ले रखे हैं, मेरा काम नहीं भी कराते हैं। कौन लेके रखा है? कुलदीप तिवारी। कौन है? कुलदीप तिवारी, डी पावर हाउस। कौन है वो? लाइनमैन। किस बात के लिए लिए थे? हमसे कहें तुम्हारा हम कहें कि मेरा कनेक्शन करवाना है, तो कहें कि हमको पैसा दे दो। तो हमने 20,000 रुपये दिला दिया है, जो जिससे दिला हमारे फूफा हैं, मेरे माध्यम से पैसा जाता था। दादा आपके कनेक्शन भा? अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। असद, जिस तरीके से आरोप लगा है, इसमें उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, कोई जांच हो रही है? असद का संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उपभोक्ता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला एक संविदा कर्मी पर 20,000 रुपये रिश्वत लेने का है, जो कि उपभोक्ता ने बताया कि कनेक्शन के नाम पर संविदा कर्मी ने 20,000 रुपये उनसे लिए और उसके बाद भी वो कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे। ऐसे में अब उच्च अधिकारियों के पास ये शिकायत चले गई है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारियों की ओर से इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस तरीके के कई मामले पहले भी सामने आए हैं। ऐसे में अब यहाँ पर अगर कार्रवाई होगी तो एक नज़ीर भी बनेगी। संविदा कर्मी के 20,000 रुपये की घूस लेने का ये जो आरोप है, इस पर पूरी तरीके से पूरी जाँच कब हो पाती है ये देखना होगा। लेकिन जो उपभोक्ता है, जो पीड़ित है, उसने इस शिकायत को उच्च अधिकारियों के पास कर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारियों की ओर से इसमें क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और उपभोक्ता को कब तक न्याय मिलता है। तो पावर हाउस उपकेंद्र डी में ये संविदा कर्मी तैनात है, जिस पर 20,000 रुपये रिश्वत का आरोप लगा है। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर इटावा के सैफई में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। इस दौरान शिवपाल यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा कि इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कांग्रेस से सपा का गठबंधन जारी रहेगा। भाई दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वही रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी सीट खाली हुई है, उन्होंने सीट खाली की है।
और जनता का जो रुझान है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, समाजवादी पार्टी नेताजी के प्रति हमेशा से बहुत गहरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा, और इस चुनाव में भी वोट के माध्यम से वो उसको प्रदर्शित करेंगे। बीजेपी संघमित्रा मौर्य को उतारने की बात कर रही है, ऐसे में कितनी कड़ी चुनौती दे पाएगी? तमाम नाम अभी तक चल रहे हैं और जब कोई प्रत्याशी आएगा तो। उन्नाव पुलिस ने एक संगठित फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है, जिसमें लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर के आरोपियों की जमानत एक ही खतौनी पर ली गई। यह मामला सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे के तहत सामने आया है। चौकी इंचार्ज सिविल लाइन अरुण कुमार ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर के शातिर अपराधियों की जमानत एक ही खतौनी का उपयोग करके ली है। ये प्रक्रिया पुलिस और न्यायिक सिस्टम के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि एक ही खतौनी पर कई जमानतें ली जा रही हैं, तो उन्होंने जांच टीम गठित की है। जांच में पता चला है कि आरोपी एक संगठित अपराधी समूह का हिस्सा है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ फर्जी जमानतदार जो एक रैकेट बना करके लूट और हत्या, गैंगस्टर आदि गंभीर अपराधों में फर्जी जमानत करवा रहे हैं। इसके बारे में अभी सूचना संकलन किया गया और स्थानीय पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो ये तथ्य में प्रकाश में आया कि कुछ जमानतदार हैं जो एक ही अपनी जमानत की जो उनकी खतौनी है उसको लगा करके गैंगस्टर, गोकशी, लूट जैसे गंभीर अपराधों में जमानत ले रहे हैं। इसके बारे में थाना कोतवाली सदर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 12 लोगों के खिलाफ इसमें विवेचना प्रचलित है और इसमें जो भी लोग और प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर के भावरकुल थाना के लोहारपुर गांव से पुलिस और आबकारी टीम ने 4 लाख की अवैध शराब की खेप जब्त की है, जिसके साथ ही पुलिस ने एसयूवी कार के साथ 4 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर अवैध शराब की ये खेप यूपी से बिहार ले जा रहे थे। एसओ भावरकुल को सूचना मिली कि एक ब्लैक एक्सयूवी 500 जो कि HR नंबर की है, उसके माध्यम से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बिहार ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसओ भावरकुल के द्वारा थाना भावरकुल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम लोहारपुर में जंगीवीर घाट से उस ब्लैक एक्सयूवी 500 को बरामद किया गया और उस कार से करीब 691 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 4,04,000 रुपये होगी वो भी बरामद की गई। मौके से कुल 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में थाना भावरकुल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधि। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। HNN पर देश प्रदेश देख रहे हैं आप। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक जवान को पैसों के लेन देन में गोली मार दी गई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि मरने से पहले जवान ने हत्या आरोपी का नाम बता दिया था, जो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। वही मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्षेत्र में दो व्यक्तियों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया तथा परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया। दौराने उपचार जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये घर से खाना खा गया था दुकान पे, और वहाँ जाके खड़ा हुआ था। 2-4 लोग खड़े थे वहाँ। 2 आदमी मोटरसाइकिल लेके आए और 2 खड़े हुए इसके साथ, और गोली मार दी पीछे से। क्या मामला रहा है? ज्यादातर जो लेन देन का मामला है, क्या है? पैसे का मामला था। इसमें पैसे थे 1 लाख रुपए, 20,000 रुपए। कौन है वो लोग जो जिन्होंने गोली मारी? ये हमारे पड़ोसी मकान है, बाबूलाल नाम से होता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सेवा शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। हेली सेवा के लिए 4,989 रुपये किराया तय किया गया है और यात्री 55 मिनट में देहरादून से अल्मोड़ा के बीच का सफर पूरा कर सकेंगे। उधर पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने उप जिलाधिकारी को लंबित राजस्व और फौजदारी वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लंबित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से वादों में जो रिहाई की स्थिति बनती है या एफआर जिनमें लग रही है, उनका भी समीक्षा की गई है, और साथ ही जो राजस्व पुलिस के वादों का जो मैटर था। सिमिलरली राजस्व वादों में जो धीमी गति से निस्तारण की स्थितियाँ दिख रही है, स्पेशली कोटद्वार और आपके 167 के या 229B के केसेस, तो उसको भी मेरे द्वारा शीघ्रता से और तेज़ी से खत्म करने के निर्देश SDMs को दिए गए हैं। और इसके अलावा अन्य विभागों की भी इसमें समीक्षा है, जिसमें माइनिंग हो गया, आबकारी हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन। थराली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने ग्वालदम देवाल तिराहे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। बता दें कि एक युवक ने नाबालिग लड़की से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन घटना को लेकर स्थानीय लोगों, व्यापारियों समेत तमाम हिंदू संगठनों में आक्रोश बना हुआ है।
वहीं जसपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कई मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से कुमाऊं में प्रवास चल रहा है और कई समाजों में ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सभी मोर्चे अपने क्षेत्रों में जाकर सदस्यता अभियान को बढ़ाने में लगे हैं। खुशी की बात यह है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। यहाँ पर मेरा कुमाऊं में 2 दिन से प्रवास से चल रहा है। इधर मैं 8 तारीख को आ गया था और पहले मैंने उधम सिंह नगर ज़िला पूरा कवर किया। फिर रात में हम पहुँचे नैनीताल में भी कार्यक्रम हुआ। तो अलग अलग समाजों में ये ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे। ओबीसी समाज में हमारे जाने का काम निरंतर लगा रहता है, मगर इस समय विशेष रूप से हमारा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और ये सदस्यता अभियान हमारा 2 सितंबर से शुरू हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की। देहरादून में राजपुर रोड पर खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने ठेके के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने बताया कि डीएम के आदेश पर ठेके को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन शाम को स्टे ऑर्डर का हवाला देकर कुछ लोग दुकान खोलने पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वो डीएम के आदेश का पालन करवाएंगे, साथ ही 15 दिन से पहले दुकान को खोलने नहीं दिया जाएगा। आबकारी कमिश्नर मुर्दाबाद, आबकारी कमिश्नर मुर्दाबाद। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने यहाँ पे, जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है वो भी ये कहते हैं कि स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे कि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की, जिसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। प्लास्टिक के गिलास, नमकीन, बिस्किट, नीचे गंदगी और कैंटीन खुली पाई गई जो रात रात तक चलती है। इनका 11 बजे तक का लाइसेंस है कि पिलाने का, लेकिन रात भर खुली रहती है कैंटीन। उसके खिलाफ जो है, उसके विरुद्ध जो है डीएम साहब ने आदेश किए कि इस कैंटीन को 15 दिन के लिए इसका जो लाइसेंस है निलंबित किया जाए।